मोनोसेक्राइड जब आपस में अटैच होते हैं डीऑक्सीराइबोज की, तो बताओ डीएनए ज्यादा स्टेबल होगा कि आरएनए? अल्फा ग्लूकोज बीटा में कन्वर्ट हो सकता है, बीटा अल्फा में कन्वर्ट हो सकता है। जिस प्रोसेस के थ्रू ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं उस प्रोसेस का नाम है, और स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। यहां से क्वेश्चन आने की 100% प्रोबेबिलिटी है। अब बताओ लाइसाइन अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में कितने NH2? अगला है पॉलीसेकेराइड। देखो पॉलीसेकेराइड का नाम मोनोसेकेराइड के बिना बोले हुए बेकार है। पॉलीसेकेराइड क्या, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, पॉलीमर है मैक्रोमोलिक्यूलर। याद रखना, जो भी पॉलीमर होगा मैक्रोमोलिक्यूल होगा, उसका कोई ना कोई यूनिट जरूर होगा। तो पॉलीसेकेराइड का यहां पे जो यूनिट होगा, नाम बोलो मोनोसेकेराइड। बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन होकर बना देते पॉलीसेकेराइड, और कंबाइन होंगे तो बॉन्ड बनेगा, और जिस बॉन्ड के थ्रू ये मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में कंबाइन होती है तब बनता है पॉलीसेकेराइड। और जिस बॉन्ड के थ्रू ये अटैच होते हैं उस बॉन्ड का नाम आपको याद रखना है, वो है क्या? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मोनोसेकेराइड जब आपस में अटैच होते हैं तो यहां पे डिहाइड्रेशन होगा। कहने का मतलब पॉलीसेकेराइड का जो फॉर्मेशन है वो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का एग्जांपल है। अपनी एनसीईआरटी पेज नंबर 148 पॉलीसेकेराइड वाला पैराग्राफ आपको मिलेगा, वहां पे लिखा हुआ मिलेगा। अब वहां पे कई सारे एग्जांपल दे रखे हैं। देखो पॉलीसेकेराइड को हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, जो भी पॉलीसेकेराइड है उस पॉलीसेकेराइड का खुद का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बेसिस पर पॉलीसेकेराइड दो टाइप के, होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड के टोटल 6 एग्जांपल हैं, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, इन्युलिन, डेक्स्ट्रिन। 5 एग्जांपल होते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड के, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटिन, हेपेरिन, पेक्टिन, हेमिसेल्युलोज। तो यहां पे जो दे रखे हैं आप वो सुनो। यहां पे दे रखा है सेल्यूलोज, याद रखना, इसको अंडरलाइन करो। होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीसेकेराइड है। और कुछ एग्जांपल और भी दे रखे हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिख भी सकते हैं आप, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनको ग्लूकोसैन बोलते हैं, GLUCOSAN। क्यों बोलते हैं? क्योंकि तीनों का यूनिट सेम है। सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, तीनों का यूनिट सेम है। एक इसमें जो पॉलीसेकेराइड दे रखा है वो है इन्युलिन, 25 to 35 फ्रक्टोज यूनिट्स का बना हुआ है, वो भी दे रखा है इसमें। एक दे रखा है इसमें काइटिन, लगभग 3 बार क्वेश्चन आ चुका अभी तक पीएमटी में। काइटिन से एक बार पूछा गया उसका फंक्शन क्या है, तो आर्थ्रोपोड एनिमल्स का एक्सोस्केलेटन इसी का बना होता है, और फंजाई की जो सेल वाल बनी होती है वो भी किसकी बनी होती है, और उसको एक नाम और दिया जाता है फंगल सेल्यूलोज। आर्थ्रोपोड एनिमल्स का एक्सोस्केलेटन इसी का बना होता है, और इसकी यूनिट भी दे रखी है एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमाइन। काइटिन का यूनिट बोलो। ये इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपको। अच्छा, दूसरा, इसमें दो स्ट्रक्चर बना के दे रखी है, एक तो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और एक है राइबोज का स्ट्रक्चर। बताओ यदि राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज में डिफरेंस देखना है, बोलो कौन से नंबर के कार्बन को चेक करना है? सेकंड नंबर के कार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ओरिजिन इवोल्यूशन के लिए, और यहां पर बायोमोलिक्यूल में तो पढ़ी रहे जेनेटिक्स के लिए। 3 जगह काम आएगा एक ही पॉइंट। कैसे? सुनिएगा ध्यान से। देखो राइबोज, डीऑक्सीराइबोज दोनों को यदि कंपेयर करें तो बोलो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है? डीऑक्सीराइबोज की। तो बताओ डीएनए ज्यादा स्टेबल होगा कि आरएनए? आरएनए में कौन सा शुगर? डीएनए में। तो बताओ पहले इवोल्यूशन जो हुआ होगा आरएनए का हुआ होगा कि डीएनए का? अरे एक्चुअली इधर जाने के बाद इको ज्यादा डेवलप होता है, इसलिए वापस चला आया। तो डीएनए और आरएनए में स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी? ये आरएनए कौन बोला बीच में? डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसको ओरिजिन इवोल्यूशन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड कार्बन एटम पे यदि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्स्ट्रा मिल रहा है तो राइबोज, और यदि एक ऑक्सीजन कम है तो, याद रखना कोई भी बायोलॉजिकल टर्म हो यदि उसमें डीई सफिक्स लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनो, इसमें नहीं लिखी हुई है, ये ध्यान रखनी है। कोई भी बायोलॉजिकल टर्म हो यदि उसमें प्रीफिक्स डीई लगा हुआ है मतलब होता है रिमूवल। अब यहां पे है डीऑक्सीराइबोज, डीई मतलब किसका? किस में से क्या बन जाएगा? डीऑक्सीराइबोज, इसलिए उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज।
जो किसको बनाने में काम आएगा बोलो, डीएनए को। और आरएनए को बनाने में, अच्छा एक इसमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे रखा है, ध्यान से देखिए कार्बन नंबर फर्स्ट पे, अरे वो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, कार्बन नहीं बना हुआ मिल रहा है उसमें। कार्बन नंबर फर्स्ट देखिए, कार्बन नंबर फर्स्ट पे OH नीचे है, अल्फा ग्लूकोज बोलोगे। अब बार डायरेक्शन में मिल गया कार्बन नंबर फर्स्ट पे, क्या बोलोगे, बीटा ग्लूकोज। क्या बोला? अब ध्यान रखना थोड़ा सा अलग पॉइंट है, अल्फा और बीटा ग्लूकोज दोनों में से स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है? गलत जवाब, बीटा ग्लूकोज के। ध्यान रखना अल्फा ग्लूकोज बीटा में कन्वर्ट हो सकता है, बीटा अल्फा में कन्वर्ट हो सकता है। जिस प्रोसेस के थ्रू ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं उस प्रोसेस का नाम है म्यूटा रोटेशन। इंपॉर्टेंट है, घर पर जाके पढ़ना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, काम आएगा आपके। अगला सुनिए, एक दे रखा है इसमें फर्स्ट पॉइंट, देखो कोई भी पॉलीसैकेराइड हो, सब के सब पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब ये है कि ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का कलर ब्लू से रेड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, CuSO4 को Cu2O में कन्वर्ट नहीं करेंगे, Cu+2 स्टेट को Cu+1 स्टेट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तीन बातों से पता लगा सकता है, ये पता है कि नहीं? मोनोसैकेराइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? अरे नहीं, बेनेडिक्ट टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट, दो टेस्ट होते हैं मोनोसैकेराइड के लिए। लेकिन याद रखना कोई भी पॉलीसैकेराइड बेनेडिक्ट टेस्ट शो नहीं करेगा, बट कोई भी पॉलीसैकेराइड हो उस पॉलीसैकेराइड के दो टर्मिनल एंड कंसीडर करते हैं हम, एक लेफ्ट टर्मिनल एंड और एक राइट टर्मिनल एंड। जो लेफ्ट टर्मिनल एंड होगा उसको बोला जाएगा नॉन रिड्यूसिंग टर्मिनल एंड, और इसको बोला जाएगा राइट टर्मिनल एंड को क्या? रिड्यूसिंग टर्मिनल एंड। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि यहां पे जो लास्ट ग्लूकोज बचेगा इसका रिड्यूसिंग कार्बन यहां पे फ्री मिलेगा, लेकिन उधर किसी भी कार्बन का, किसी भी ग्लूकोज का रिड्यूसिंग कार्बन फ्री नहीं होगा। तो याद रखना, आपसे पूछा जाए ग्लाइकोजन रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर, कोई भी पॉलीसैकेराइड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। लेकिन टर्मिनल एंड की बात करें तो यहां पे ऐसा बोल सकते हैं, लेफ्ट टर्मिनल एंड बोलो एक बार फिर से, राइट टर्मिनल एंड। अब बात ये आती है कि फिर हम पॉलीसैकेराइड का कौन सा टेस्ट करें? तो पॉलीसैकेराइड के लिए एक अलग टेस्ट होता है, आयोडीन टेस्ट। याद रखना उस आयोडीन टेस्ट को सेल्यूलोज शो नहीं करेगा। कौन करेगा? स्टार्च करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेल्यूलोज आयोडीन टेस्ट शो क्यों नहीं करता? तो सुनिएगा, सेल्यूलोज, अब ये फिर से इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आ चुका है अभी 2-3 साल पहले ही। सेल्यूलोज, संभालो अपने आप को, सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स का लीनियर पॉलीमर होता है, अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स का लीनियर पॉलीमर है, अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है। लेकिन अब सुनिए स्टार्च के बारे में, स्टार्च भी बना हुआ तो ग्लूकोज का है, लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज होगा, और स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर? तो जो आयोडीन का रिएक्शन होगा तो आयोडीन इस हेलिकल पोर्शन में फंस जाएगा, एंटेंगल्ड हो जाएगा, उलझ जाएगा। इसलिए सेल्यूलोज आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कैसा बताया मैंने? लीनियर। तो बताओ आयोडीन को होल्ड कौन कर पाएगा? क्यों कर पाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि स्टार्च आयोडीन को होल्ड कर सकता है लेकिन सेल्यूलोज होल्ड नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 142 पॉलीसैकेराइड वाले पैराग्राफ का लास्ट थर्ड लाइन, वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, starch can hold I2 molecule in helical portion, cellulose does not contain complex helices, hence can't hold I2 molecule। इसका मतलब ये हुआ सेल्यूलोज लीनियर स्ट्रक्चर है, आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता। ये एनसीईआरटी की लाइन है, अपने एनसीईआरटी पेज नंबर 148 पॉलीसैकेराइड वाले पैराग्राफ के लास्ट 3 लाइन में रिजल्ट है इसका। अगला सुनिए, अब आता है लिपिड। देखो लिपिड 3 टाइप के होते हैं, लिपिड्स आर 3 टाइप्स, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, ड्राइव लिपिड। सिंपल लिपिड को बनाने में फैटी एसिड एंड अल्कोहल यूज होते हैं, और सिंपल लिपिड फिर से 3 टाइप के, ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। सबसे पहले सुनिए ट्राइग्लिसराइड, जो अपने
एनसीईआरटी में दे रखा है। अब इसमें ध्यान से देखिए आप, ट्राइग्लिसराइड किसका टाइप है? सिंपल लिपिड का। सिंपल लिपिड को बनाने में फैटी एसिड यूज होगा, ग्लिसरॉल यूज होगा। 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के, सर एक बार शो करिए, फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल कौन कौन से? उनका रेसिड्यू दिखाई देंगे आपको, एक एरा, एक एरा और एक एरा। अब बात आती है ग्लिसरॉल कहां है, उसका रेसिड्यू कहां है? आप एरा, CH2O, CHO, CH2O। अब इनके कॉम्बिनेशन से बन गया क्या? ट्राइग्लिसराइड। मतलब ये होगा सिंपल लिपिड। एक होता है कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड का यहाँ पे एग्जांपल अपनी एनसीईआरटी में जो दे रखा है पेज नंबर 145 पे, स्ट्रक्चर दे रखे हैं कई सारे, वहां पे स्ट्रक्चर दे रखा है एनसीईआरटी में पेज नंबर 145 पे लेसिथिन का। और लेसिथिन एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है। अब बात आती है इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें, एग्जाम में आ जाए। स्ट्रक्चर ये रहा इसका, लेसिथिन का स्ट्रक्चर आपके सामने। अरे नहीं रटना, याद ये रखना है कि फॉस्फोलिपिड बना हुआ किसका होता है। इतनी सारी स्ट्रक्चर कौन रटेगा? अपनी एनसीईआरटी में पेज नंबर 145 पर देखो कितनी सारी स्ट्रक्चर दे रखी है। नहीं रटनी है, समझो बात को। देखो कैसे पता लगाएंगे फॉस्फोलिपिड लेसिथिन है या नहीं। देखो फॉस्फोलिपिड को बनाने में 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के यूज होते हैं। सर एक बार शो करें आप, फैटी एसिड कहां दिखाई दे रहा है? एक ये 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल। फॉस्फोरिक एसिड है तभी तो नाम फॉस्फोलिपिड है। तो फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा तो पी दिख रहा है, देखो ध्यान से। एक मिलता है नाइट्रोजीनस कंपाउंड, आपको एन दिख गया, क्यों रटना? लेसिथिन का स्ट्रक्चर है, फॉस्फोलिपिड है, ऐसे समझ के इसको पढ़ना है। दूसरा स्ट्रक्चर नीचे नीचे देखो इसमें आप, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। मैंने बताया अभी आपको लिपिड जो 3 टाइप के होते हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड। एक डिराइव्ड लिपिड है एक टाइप का। डिराइव्ड लिपिड 2 टाइप के होते हैं, स्टीरॉइड एंड क्रोमोलिपिड। स्टीरॉइड फिर से 2 टाइप के, स्टीरॉल एंड स्टीरॉन। अब ध्यान से पढ़ लो बस इसका नाम, स्टेरॉल। मतलब क्या? एक टाइप का स्टीरॉल है। किसका टाइप है? डिराइव्ड लिपिड का टाइप है। 2 टाइप के बताए, कौन कौन से? स्टीरॉल एंड स्टीरॉन। 3 टाइप के होंगे अमीनो एसिड। यहां से क्वेश्चन आने की 100% प्रोबेबिलिटी है। हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इसको। अपनी एनसीईआरटी में पेज नंबर 144 फर्स्ट पैराग्राफ है। वहां पे देखिए 3 टाइप के, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जांपल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल जाएगा। एसिडिक अमीनो एसिड जो होगा उसके 2 एग्जांपल हैं, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। अरे एसिड नाम है तो बेस क्यों होगा? तो उसको तो ध्यान ही रखना। अगला है बेसिक। बेसिक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में 2 NH2 मिलेंगे और 1 COOH मिलेगा। एसिडिक में उल्टा कर देना, एसिडिक की स्ट्रक्चर में 2 COOH और 1 NH2। अब बता न्यूट्रल में क्या होगा? अरे दोनों बराबर, 1 NH2 मिलेगा और 1 COOH। अब एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं। एसिडिक को याद रखना ही नहीं है, बेसिक को कैसे याद रखोगे सुनो। हिस्टिडाइन, आर्जिनाइन, लाइसाइन, HAL लिख दो सर एक बार, HAL अलग से लिखो, आप अलग से लिख दो सर साइड में, HAL, हिस्टिडाइन, आर्जिनाइन, लाइसाइन। इसके सामने लिख दो सर अब AL, HAL एक डैश लगाओ और AL। इस वर्ड को मिला के पढ़ दो, हलाल। ये ध्यान रखना, इससे सारे एग्जांपल याद हो जाएंगे। हिस्टिडाइन, आर्जिनाइन, लाइसाइन कौन से टाइप के? एल्केलाइन। ऑल इंडिया PMT 2012, 2013, एम्स 2013 और अभी शायद 2018 में 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुका है। ये सिंगल ट्रिक आपको याद है, क्वेश्चन सही हो जाता है। अब बताओ, मैं कुछ एग्जांपल पूछूंगा आपसे। टोटल अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में कितने यूज हुए? 20। अब उसमें से 20 में से 5 तो आपके सामने हो गए, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। कैसे हो गए? एसिडिक। HAL बेसिक, बचे हुए न्यूट्रल। तो बताओ फिर वैलाइन अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर में कितने NH2? कैसे पता चला? अरे न्यूट्रल है। अब बताओ लाइसाइन अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर में कितने NH2? ऑल इंडिया PMT 2012 का क्वेश्चन है।
चार स्ट्रक्चर बना के दे रखे थे, पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक अमीनो एसिड। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? नंबर ऑफ NH2 कितने थे उसमें? 2, पता लग जाएगा ना। आगे चलो, पेज नंबर 147, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट टेबल, प्रोटीन के फंक्शन दे रखे हैं, याद रखना है आपको। इसमें से GLUT4 प्रोटीन पे इंपॉर्टेंट करो, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके फंक्शन क्या हो सकते हैं? बहुत सिंपल है, आप पढ़ ही सकते हो, कोई नई बात यहां पर नहीं है। अगला सुनिए, प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, अब लिखना पढ़ना बंद कर दो, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाओ। बताइए, प्रोटीन का यूनिट बोलो, प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम। मार और बताओ, प्रोटीन का फॉर्मेशन मतलब ट्रांसलेशन, न्यूक्लियोप्लाज्म में होगा, साइटोप्लाज्म में? साइटोप्लाज्म में। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से सुनना। प्रोटीन का फॉर्मेशन सीक्वेंस समझना, साइटोप्लाज्म में होगा, राइबोसोम पे होगा। कौन से राइबोसोम पे? राइबोसोम कहां पे है? ER पे। कौन सी वाली? वहां पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। अब सुनो, मैंने पूछा प्रोटीन का यूनिट बोलो। अब बताओ, प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए क्या? अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड कहां चाहिए? राइबोसोम पे। अरे फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। तो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में चाहिए। अब हमको चाहिए उस रॉ मटेरियल को लाने वाला ट्रक, tRNA। टी फॉर ट्रक नहीं, ट्रांसफर RNA। हम tRNA को अमीनो एसिड का ट्रक ही बोलते हैं। tRNA आता जाएगा, अमीनो एसिड लाता जाएगा। tRNA एक बार में एक ही लाता है, एक बार में केवल एक अमीनो एसिड लाएगा। कौन? कहां पे? tRNA आता जा रहा, अमीनो एसिड लाता जा रहा। अब बताओ ना, अमीनो एसिड के बीच में कौन से बॉन्ड बनेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड का दूसरा नाम अमाइड बॉन्ड। एक नाम और भी है, एनहाइड्रस कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। लेकिन अब ये दो ध्यान रख लें आप। फिर से सुनो, अमीनो एसिड आते गए, पेप्टाइड बॉन्ड बनते गए। पहली बात, यहां पे डिहाइड्रेशन होगा। तो बताओ, ये भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का एग्जांपल हुआ कि नहीं हुआ? अमीनो एसिड आते गए, आपस में अटैच होते चले गए, एक लीनियर स्ट्रक्चर बन गया अमीनो एसिड का। यही है प्रोटीन का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। बताओ, प्रोटीन का जो प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें केवल एक ही बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, हाईली अनस्टेबल होता है। अब दूसरे वाले इससे ज्यादा स्टेबल क्यों? उसका रीजन बताऊंगा मैं। प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन हाईली अनस्टेबल होता है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। यदि इसका इंपॉर्टेंस मानना है तो वो केवल एक इंपॉर्टेंस है, सीक्वेंस। पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, इट इज इंडिकेटेड बाय विच टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन? प्राइमरी। कैसे? एक बार बताओ, पहली बार जो अमीनो एसिड आया कौन लेके आया? अरे तो जो पहली बार जो tRNA आएगा, फर्स्ट अमीनो एसिड तो लाएगा। उसके बाद जो आएगा थर्ड नंबर का होगा क्या? तो बोलो, सीक्वेंस पता चल जाएगा नहीं चल जाएगा प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन से? अब प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ? एक एडिशनल बॉन्डिंग हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जानते हो? स्पेशल कंडीशन क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो वीक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा, वही है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। दो टाइप के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। यदि सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इंट्रामॉलिक्यूलर, और टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल के बीच में हो तो इंटरमॉलिक्यूलर। इसी बेसिस पे ये जो प्रोटीन का सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कॉइल हो चुका है, दो टाइप का होता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स। अब जो प्रोटीन का कॉइल्ड स्ट्रक्चर था, स्पाइरली कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर था, बताओ उसमें प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन का कंपैरेटिवली कोई एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हुई कि नहीं हुई? कौन सी? तो बताओ, प्राइमरी के कंपैरेटिवली सेकेंडरी मोर स्टेबल के लेस स्टेबल। अच्छा एक बार बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई भी प्रोटीन हो और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड ना हो? अरे पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा? तो इस बात को तो ऐसे याद रखना, प्रोटीन जहां जहां पेप्टाइड बॉन्ड वहां। मतलब यदि नाम प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड 100% मिलेगा ही मिलेगा। ये बात आपको डीनेचुरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, इसलिए ध्यान रखना इस बात को। अब सुनिए, जो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन था उसमें एडिशनल फोल्डिंग हो गई।
एक्स्ट्रा फोल्डिंग हो गई, एडिशनल फोल्डिंग हो गई, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है प्रोटीन का? वो हाईली फोल्डेड हो चुका होता है, और जो हाईली फोल्डेड कॉन्फ़िगरेशन होता है प्रोटीन का, वही होता है प्रोटीन का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? टर्शरी। इसमें कौन कौन से बॉन्ड मिलेंगे? बोलो। पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा। देखो, जो प्रोटीन का सिंगल मॉलिक्यूल था, उसमें जब हाईली फोल्डिंग हो गई, तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। एक मॉलिक्यूल था प्रोटीन का, उसमें एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, उसकी वजह से मॉलिक्यूल हो गया फोल्ड। बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, बोलो इंटरमॉलिक्यूलर की इंट्रामॉलिक्यूलर? अरे इंट्रामॉलिक्यूलर। क्यों? सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन ही तो फोल्ड हुआ है। लेकिन इसमें कुछ बॉन्ड और भी मिलते हैं, और वो कौन कौन से? सुनिएगा। पहला बॉन्ड कोई भी प्रोटीन हो, पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद अगला हाइड्रोजन बॉन्ड, एक बॉन्ड और मिल सकता है, आयनिक बॉन्ड। क्यों मिलेगा? सुनिएगा। देखो, प्रोटीन के दो टर्मिनल एंड हो सकते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज जो टर्मिनल एंड होता है उसको बोलते हैं एन टर्माइन, और जो नेगेटिवली चार्ज एंड होता है उसको बोलते हैं सी टर्माइन। तो प्रोटीन का पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। लेकिन कुछ जो प्रोटीन है, उन प्रोटीन में अमीनो एसिड आ गया, कोई ऐसा अमीनो एसिड जिसकी स्ट्रक्चर में एसएच ग्रुप प्रेजेंट है। बता सकते हो किसी अमीनो एसिड का नाम जिसमें एसएच ग्रुप मिलता हो? सिस्टीन। तो उनमें एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग और कौन सी मिल जाएगी? डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। डाइसल्फाइड बॉन्ड का एक नाम और होता है एस एस लिंकेज। तो इतना सा बोलो। बताओ, सेकेंडरी के कंपैटिबली टर्सरी मोर स्टेबल के लिए लेस स्टेबल? क्यों? बोलो, बॉन्ड का नंबर इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? एक बॉन्ड और हो सकता है इसमें, और वो है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। अब सुनिएगा, यहां पे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड उन अमीनो एसिड के बीच बनता है जो एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड के नाम याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 144 फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनाइन। कौन कौन से नाम बोलो? उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो रही है, तो कंप्लीटली हम ये बोल सकते हैं कि सेकेंडरी के कंपैटिबली टर्सरी मोर स्टेबल होगा।